Hello students, in this video we are going to continue with chapter number 6, market, and today's our topic is oligopoly. Oligopoly has oriented from the Greek word oligos, which means few, and poly, which means seller. So oligopoly means the market having few producers. Oligo means few and poly means सेलर. तो ओलिगोपोली ऐसी मार्केट की सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही फ्यू प्रोड्यूसर्स और सेलर्स यहाँ पे होते हैं. ओलिगोपोली इंक्लूड्स द मार्केट हैविंग फ्यू प्रोड्यूसर्स विच सेल्स आइडेंशियल और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. देयर इज़ एक्सट्रीम कंपटीशन इन दिस मार्केट. यहाँ पे जो होते हैं ओलिगोपोली में, मार्केट में बहुत ही कम प्रोड्यूसर होते हैं जो सेल करते हैं सब्सटीट्यूट या तो फिर आइडेंशियल प्रोडक्ट्स को. और ये कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे सेलर भी कम है और प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे कम होती है. तो ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट कंडीशन वेयर मार्केट हैविंग फ्यू प्रोड्यूसर्स. नेक्स्ट इज डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर, oligopoly is the market in which the firm decides its policy according to the behavior of competitors. ओलिगोपोली इस तरह की मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे फर्म जो है वो डिसाइड करता है कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर होता है सेलर का, प्रोड्यूसर का, वो. ओलिगोपोली इज़ द मार्केट इन विच द फर्म डिसाइड्स इट्स पॉलिसी. फर्म जो है वो सारी पॉलिसी डिसाइड करता है कि मार्केट में किस तरह की कंपटीशन है, उस तरह से वो अपना बिहेवियर मार्केट के अकॉर्डिंग सेट करता है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोमर, ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट विच इवन अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स आउट ऑफ द टोटल लेस सेलर आर इफेक्ट इनफ टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ओलिगोपोली इस तरह की मार्केट है, टोटल जितने भी सेलर होते हैं उसमें भी कम सेलर जो है वो यहाँ पे प्राइस के थ्रू अफेक्ट होते हैं, इनफ टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. So according to the Baumol, oligopoly is the market in which even a small number of sellers out of the total less sellers are effect enough to affect the price of the product. वैसे यहाँ पे होते सेलर कम ही है, उस फ्यू सेलर में भी स्मॉल नंबर ऑफ सेलर जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस से अफेक्ट होते हैं. सो दिस टू डेफिनेशंस विच आर गिवन बाय प्रोफेसर स्टिगलर एंड बाय प्रोफेसर बोमन. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली. यहाँ पे फ्यू सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स. सेलर्स कम होते हैं और कुछ ही बायर्स यहाँ पे होते हैं. द नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोड्यूसर इज लेस देन इन द मार्केट. द नंबर ऑफ फर्म्स इज लिमिटेड. जो फर्म होते हैं इस प्रोडक्ट को सेल करने वाली, प्रोड्यूस करने वाली, वो भी लिमिटेड होती है. और नंबर ऑफ सेलर और प्रोड्यूसर भी यहाँ पे कम होते हैं. द नंबर ऑफ फर्म्स रेंजेस फ्रॉम मोर देन टू लेस देन 10 और 20. यहाँ पे फर्म्स 2 या 20 से बीच में होते हैं. द रेंज इज़ 2 to 20. ड्यू टू दिस फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स हैव अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर द मार्केट. इसमें से कुछ सेलर्स होते हैं जिसकी मार्केट में क्या होती है, मोनोपोली. द नंबर ऑफ बायर्स इज न्यूमरस इन द मार्केट, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल बायर इज नेग्लिजिबल. यहाँ पे जो है इंडिविजुअल बायर की इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ही न्यूमरस होते हैं, कुछ ही यहाँ पे बायर्स होते हैं. सो यहाँ पे इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस नहीं होता. ड्यू टू विच द बायर्स कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस. इसलिए बायर्स मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते. सेकंड इज सिमिलर और सब्सटीट्यूटेबल प्रोडक्ट. दिस इज सेल ऑफ आइडेंशियल और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट इन द ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में किस चीज़ की सेल होती है, जो आइडेंशियल होती है मेन प्रोडक्ट से, या तो फिर उसकी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होती है उसकी. When the firm in the market produce and sell identical or substitute product, it is oligopoly. अगर फर्म जो है मार्केट में प्रोड्यूस करता है या तो फिर सेल करता है ऐसे प्रोडक्ट जो कि आइडेंशियल हो या तो फिर सब्सटीट्यूट हो, तो इस कंडीशन को बोलेंगे ओलिगोपोली. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट्स लाइक सोल्ट, क्रूड ऑयल, टी एक्सेट्रा. व्हेन ट्रेडर्स प्रोड्यूस आइडेंशियल प्रोडक्ट्स, द मार्केट फॉलो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली. फॉर एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा. यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स लाइक सोल्ट, क्रूड ऑयल, टी का सेलिंग हो रहा है तो वो ओलिगोपोली है. बट अगर आइडेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और मोटरसाइकिल हो रहा है तो यहाँ पे इनपरफेक्ट ओलिगोपोली होगी, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म.
यहाँ पे एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म क्या होती है? इन द मार्केट ऑफ ओलिगोपोली द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इज़ फ्री फॉर रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ओलिगोपोली फॉलो। किस तरह की ओलिगोपोली फॉलो हो रही है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, उस टाइप के आधार पे जो है एंट्री और एग्जिट यहाँ पे फ्री होती है। इफ़ देर इज़ अ फ्री ओलिगोपोली इन द मार्केट, देर इज़ अ फ्री एग्जिट एंड एंट्री इन द फर्म। while the oligopoly is restricted, then their entry and exit of firm is regulated। अगर मार्केट में एंट्री है ओलिगोपोली को तो वहाँ पे कोई भी जा सकता है, अगर मार्केट में एंट्री नहीं है तो यहाँ पे ओलिगोपोली जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, रेगुलेटेड हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट। द एक्सपेंस डन फॉर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। जो एक्सपेंस की जाती है सेलिंग के ऊपर उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। The selling cost includes the packing, making of product attractive, sales tax, transportation expenses given to wholesale and retail traders, showroom expense, a specific amount expended for sales, prices, gifts, and the most important being the advertisement cost. The selling cost does not include the production expense. सेल को इंक्रीज करने के लिए, सेल करने के लिए जितने भी एक्सपेंस उसके ऊपर किए जाते हैं, पैकिंग के हो या तो फिर उसको अट्रैक्टिव बनाने के हो, सेल्स टैक्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ऐसे सारे एक्सपेंस को बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट, जिसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें प्रोडक्शन एक्सपेंस कोई भी नहीं आते सेलिंग कॉस्ट में। देयर इज एक्सट्रीम कंपटीशन इन ओलिगोपोली, सो द सेलिंग कॉस्ट बिकम एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द मार्केट। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है तो सेलिंग कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कितनी आप उस पर कॉस्ट करते हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है इन ओलिगोपोली। द सेलर ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर थ्रू द सेलिंग एक्सपेंस। सेलर जो है वो कंज्यूमर को सेलिंग एक्सपेंस के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करता है टू प्रोडक्ट डिफरेंस इन द मार्केट, गिवन अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट। इसलिए मार्केट में उस चीज़ की आइडेंटिटी जो है वो अच्छे से दे सके। So there can be possibility of selling cost, for example advertisement of television, car etc. यहाँ पे टेलीविज़न और कार को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है ताकि कंज्यूमर उसको परचेज करने के लिए अट्रैक्ट हो सके। सो दिस इज सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। द सेलर एंड प्रोड्यूसर आर वेरी फ्यू इन द नंबर इन द मार्केट। द सेलर्स और प्रोड्यूसर कैन thus easily gain the important information about other seller और प्रोड्यूसर। यहाँ पे सेलर और प्रोड्यूसर कम होते हैं इसलिए वो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन इजीली जान सकते हैं। द सेलर्स एंड प्रोड्यूसर स्पेशल फोकस ऑन क्वालिटी एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। वो ज़्यादातर जो है फोकस अपनी क्वालिटी और प्रोडक्ट के टाइप के ऊपर रखते हैं ताकि वो कंज्यूमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, कार एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर और सेलर्स, सो the firm decides the price, quality, type of its product based on behavior of the competitors and it depend on them। तो competitor के behavior के हिसाब से वो अपनी strategy सारी fix करते। तो यहाँ पे जो है seller और buyer एक दूसरे से क्या होते हैं, interdependence होते हैं in the market situation of oligopoly। Next is price stickiness की demand curve। The number of firms is less and they are interdependent on each other. If any one firm decrease the price of the product, then according to the law of demand, due to comparatively cheaper price of the product, there is more demand of the product in the market of that particular firm as compared to other firm। अब जैसा कि हमने देखा कि ओलिगोपोली में क्या होता है, फर्म्स भी लेस होते हैं और उसके सेलर्स या बायर्स भी लेस होते हैं। तो ये अगर एक जो है वो एक प्रोडक्ट की प्राइस कम करता है कॉम्पिटिटर, उससे दूसरे की जो प्राइस है उस पर उसका इफ़ेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की प्राइस एक दूसरे से डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर फर्म्स के पास सब्सटीट्यूट या तो फिर आइडेंशियल प्रोडक्ट है तो उसी प्रोडक्ट अगर कम दाम में कस्टमर को मिलेगी तो ऑब्वियसली वो उसी सेलर के पास से परचेज़ करेगा। तो यहाँ पे एक सेलर अगर प्राइस कम करता है तो उसकी इफ़ेक्ट दूसरे सेलर, दूसरे प्रोड्यूसर के ऊपर पड़ेगी। इससे क्या होगा, अगर एक सेलर जो है वो प्राइस कम करता है, एक फर्म प्राइस कम करता है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ चीपर प्राइस। तो वहाँ पे मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो अदर फर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपनी प्राइस कम कर रहा है। देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बाय अदर फर्म। उससे क्या होगा, अदर जितने भी फर्म्स हैं जो सेम तरह के प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
If the competitive firm do not wish this situation, then they also should decrease the price of the product to stay in the competition. अगर दूसरे फर्म ऐसा नहीं चाहते कि उनके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो, तो वो क्या करेंगे, वो भी अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ कर देंगे ताकि वो कंपटीशन में रह सके, मार्केट में रह सके. At the end, the price of the product reaches at the nominal level and becomes impossible to reduce the price further. इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस एक लेवल तक, नॉमिनल लेवल तक पहुंच जाएगी, उससे कम करना फिर जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी फर्म के लिए. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द फर्म इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट देन द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेज. अगर फर्म उसकी प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. इससे भी क्या होगा, एंड द कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर प्रॉफिटेड. उससे क्या होगा, दूसरी फर्म जिसकी प्राइस कम है उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इसलिए कोई भी फर्म अपनी प्राइस बढ़ा भी नहीं सकता. तो इसलिए क्या होता है, thus that the nominal price is resistant to change, the demand curve becomes kinked. इससे क्या हो जाएगा कि जो फर्म की प्राइस है, नॉमिनल प्राइस है, वो चेंज नहीं करनी होती है. द डिमांड कर्व बिकम किंक्ड. अगर बार बार उसको चेंज करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज, तो डिमांड कर्व हो जाएगा वो किंक्ड हो जाएगा, यानी कि एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, फिर कंटिन्यूसली उसकी प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी. इंक्रीज, उसके बाद एक पॉइंट पे स्टेबल एंड देन डिक्रीज. तो यहाँ पे किंग डिमांड कर्व जो है वो होता है ओलिगोपोली में. एक फर्म के प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज करने के कारण दूसरे की जो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है. तो इस तरह से कर्व जो बनेगा वो होगा किंग डिमांड कर्व. तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. यहाँ पे ओलिगोपोली का पॉइंट भी कंप्लीट होता है और यहाँ पे ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब आपको जो क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं वो आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं. क्वेश्चंस आंसर 1 2 3 4 एंड 5. रीड करते रहिए, इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए.